This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। नाजरीन, बहुत ही अहम है। आपको पता है पिछले काफ़ी दिनों से हम इस बारे में बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और उसका हमारी इकोनॉमी के अंदर किरदार। टैक्स तो हमारे हुकूमत में लग जाते हैं, ओवरनाइट भी टैक्सेस लग जाते हैं। फिर उसका नतीजा क्या होता है, उसके किस तरह की इम्प्लीकेशंस होती हैं, वो एक अलहदा कहानी है। आपको पता है हमारे यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग बहुत खुश हुए, वज़ीर ख़जाना से मुलाकात करके वापस आए, हमारी इस मांगें पूरी हो गई। लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब उनको जो उनकी सोर्स है वो बतानी पड़ेगी। और आपको पता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि लोग अपने पैसे डालते ही इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर पूछ कोई नहीं होती। खैर, इस बारे में और दीगर तफसीलात हम जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब प्रोफेसर कर्नल मोहम्मद ज़ाफिर जमील, रिटायर्ड ओवरसीज़ रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। वेलकम करूँगा सर आपको। मोस्ट वेलकम। कल साहब जी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिज़नेस प्लस का और आपका बेइंतहा मशकूर हूँ जी कि इस अहम मौजू पे आपने मुझे अपने ख़यालात का और अपनी काविशों का इजहार करने का मौका दिया। वक्त की भी ज़रूरत है सर, और वक्त की ये इंतहाई ज़रूरत है क्योंकि ये वो मसला है जिससे तकरीबन पूरे पाकिस्तान में 50 से 60 हज़ार फैमिलीज़, जिनके के अगर आप वो लगा लें तो 4 से 5 लाख अफराद बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं। जिस तरीके से एटम बम गिरने से जिस जगह पे गिरता है वहाँ पे उसका नुकसान नहीं होता, उसका जो फॉल आउट होता है तो उससे जो तबाही और बर्बादी होती है वो उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। ये शोबा जो है इतना अहम है कि तारीख़ से मैं आपको मिसाल दूँ। दूसरी जंग अज़ीम में जब ब्रिटेन बिल्कुल तबाह हो गया था, उनके एक काबिल प्राइम मिनिस्टर सर विंस्टन चर्चिल ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से उसकी इकोनॉमी को, मईशत को बहाल किया। अभी कुछ अर्सा 30 साल 35 साल पहले यही काम महातीर मोहम्मद ने मलेशिया के साथ किया। मलेशिया के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्ट देके उन्होंने मलेशिया को बिल्कुल न सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा किया बल्कि एशिया का टाइगर बना दिया। उसकी वजह यह है कि रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तकरीबन 55 से 60 एलाइड इंडस्ट्री काम करती हैं। पेंट की इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल आइटम की इंडस्ट्री है, हार्डवेयर की इंडस्ट्री है, मेसनरी है और कारपेंट्री है। तो ये सारी चीज़ें मिलके तकरीबन 55 से 60 छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि उसको एक घर को या एक जगह को मुकम्मल होने के अंदर मुआविन साबित होती हैं। ये जो 16th अमेंडमेंट के तहत वफाकी हुकूमत ने ये एक ऑर्डिनेंस जो पास किया, हकीकत में मेरा, क्योंकि मैं तो अच्छा गुमान करता हूँ, हम ये समझते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो यानी अपने अवाम के भलाई की सोचती है, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि इसका रिपरकशंस क्या होंगी। मैंने जो ही ये सिलसिला हुआ, मैं छोटा आदमी हूँ लेकिन अल्लाह पाक के फजल से मुझे मौका मिला। 11 जुलाई को स्टेट बैंक के गवर्नर मिस्टर अशरफ से आधे घंटे की मेरी मुलाकात हुई और उसमें चूँकि मैं 20-25 साल से रियल इस्टेट के ही काम से वाबस्ता हूँ तो इसलिए फिर फ़ौरन मैंने उनसे अर्ज़ की। मैंने कहा कि सर ये तो बहुत ही ज़बरदस्त आपने हथौड़ा मार दिया, 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो जिसका कि नुकसान बहुत। कहने लगा नहीं कर्नल साहब, आपको नहीं पता, ये बिल्डर और रियल इस्टेट एजेंट जो है पिछले 20-25 साल से करोड़ों रुपए कमा रहे थे लेकिन टैक्स की मद में उन्होंने 1 टका नहीं दिया। तो मैंने कहा जी वो बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा जी इनमें से मैं दावे से कहता हूँ सिवाय आबाद के जो लोग हैं जो कि जाहिर है कि उनकी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन
प्रोजेक्ट्स हैं। कहने लगे बाकी जितने भी स्टेट एजेंट्स हैं आपके, उनमें से 1% भी NTN होल्डर नहीं है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन 20-25 साल का बल्बा एकदम जो है वो एक मरीज़ है, अगर उसको 30 mg की आप दवाई दें और 1 महीने तक उसको 30 दिन की दी जाए, और लेकिन एक ही हफ्ते के अंदर अगर 500 मिलीग्राम की अगर उसे दवा देंगे तो वो कोमा में चला जाएगा। मैं आपको सही अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस वक्त फिर ये हुआ कि उनसे मुलाकात करने के बाद फिर फौरी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है, मैं एडमिनिस्ट्रेटर DHA कराची को मिला और उनसे इमरजेंसी में मीटिंग, उन्होंने कमाल मेहरबानी से मुझे तकरीबन 1.5 घंटे की यानी ऑडियंस दी। उसमें मैंने उनसे ये बाकी तमाम बातों के अलावा जो मैं अपने इसी प्रोग्राम में बताऊंगा, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि फौरी तौर पे आप जो भी यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट के अच्छे काम करने वाले हैं उनसे बुला के फौरी तौर पे इसके लिए कोर्ट में जाए, 35, 40, 60 या 70 लाख रुपए का कोई वकील करें और इस ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन पे स्टे ले लें। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, बहरहाल मैं तो वहाँ से उठ के चला आया था। लेकिन यह है कि फिर उन्होंने इसहाक डार साहब ने स्टेक होल्डर्स की मीटिंग की जी। तो स्टेक होल्डर्स की मीटिंग में जिक्र किया मैंने आगाज़ में, जी आपने आगाज़ में फरमाया था। तो स्टेक होल्डर की मीटिंग में FBR के लोग थे, गवर्नर स्टेट बैंक थे और भी लोग थे, लेकिन इंतहाई माजरत के साथ जो हमारे स्टेक होल्डर्स गए थे आबाद या एक और शोबा है, शायद आप वाकिफ़ हों, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की रियल एस्टेट डिवीज़न है जिसका एक ब्रिगेडियर इंचार्ज है, उनके इन 2-3 के अलावा कोई भी सही तरीके का होमवर्क करके नहीं गया, और इसलिए नहीं करके गया कि उनकी सलाहियत ही नहीं थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये इसका जो फॉल आउट है वो उसका क्या। अच्छा, यहाँ कर्नल साहब एक और चीज़ है, बेसिकली क्या है कि इसके पीछे एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक पूरा कानूनी फ्रेमवर्क होता है जायदाद की खरीद और फरोख्त के अंदर। हमारे यहाँ पता नहीं आप मुझसे इत्तेफाक करें ना करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा मशरूमिंग हुई रियल एस्टेट एजेंट्स की, मतलब इट्स मोर और लेस परचून करियाने की दुकान बन गई। उसमें क्या हुआ कि जो मैसिव लोग इसके अंदर आए फील्ड के अंदर, वो व्यापार समझ के आए, तो उनको ना तो कुछ पता है कि मिल्कियत के क्या असूल कवायद जवाबित होते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि ये टैक्स लागू हो रहा है तो इसकी क्या, इसके अंदर अवामिल क्या हैं। बिल्कुल सही है। तो वो मतलब जिसे कहते हैं ना, आप तो खैर कानून गो भी हैं जी, तो आप तो दोनों मामलात को उस पेचीदा मामले को देख पा रहे हैं, लेकिन वो नहीं देख पा रहे, वो तो ब्लैंकली बस ये कहेंगे टैक्स खत्म कर दो। एक अलमिया में बताऊं, हमने बड़ी कोशिश की, हमारा एक अदारा भी है, हम रियल एस्टेट की ट्रेनिंग भी करते हैं, रियल एस्टेट की ट्रेनिंग भी, लेकिन यहाँ के जो स्टेट एजेंट वो जाहिल रहना पसंद करते हैं। हमने जब कोशिश की DHA सूफा यूनिवर्सिटी से, हमने बाकायदा उनसे तमाम सारी चीज़ें तय करने के बाद जब हमने उन्हें इनवाइट किया, और कहने लगे नहीं कर्नल साहब साढ़े स्टेट एजेंट थे अंगूठा छाप ही रहना पसंद करते हैं। मैंने कहा भाई तुम माफ़ कर दो मुझे, और मैंने अपना ताल्लुक़ ही उनसे तोड़ लिया। मैंने कहा लेकिन इंडस्ट्री की जो हालत है पूरे मुल्क में, कराची नहीं, ये तो ऑल ओवर। मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि उस मीटिंग के बाद फिर मैंने ये अपने तौर पे सोचा, जैसे होती है ना वन मैन आर्मी, आई एम लाइक ए वन मैन आर्मी। तो मैंने कहा कि जी आई मस्ट मीट एवरीबडी। तो 15 अगस्त को अपनी गाड़ी के अंदर बाई रोड मैंने सफ़र किया, ड्राइवर के साथ, अपनी फैमिली के साथ। DHA भावलपुर वालों से मिला, DHA मुल्तान वालों से मिला, DHA लाहौर वालों से, बड़ा मैसिव एक ये सबसे मिला, जितने भी स्टेक होल्डर थे, इस्लामाबाद वालों से। उसके बाद फिर ये आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के जो ब्रिगेडियर साहब हैं, इनसे मैंने कहा कि जी आप इस मौजू को इसके लिए क्या कर रहे हैं। Is there a DHA in Hyderabad also? In our Hyderabad? This one? मुझे उसका इतना ही पता नहीं। नवाब शाह में इसने कोशिश की थी, लेकिन अच्छा, तो वो करने के बाद तो उन्होंने भी मुझे यही बात बताई जो आपने कही है कि मशरूम जो है वो खड़े हो गए हैं, और जिनको कुछ भी नहीं पता सिवाय इसके कि उनको अपने कमीशन से गरज होती है। और एक जुमला मुझे एक बहुत ही जाहिल किस्म के एक आदमी ने कहा कि मैं क्योंकि हम तो फौजी आदमी हैं, हमारा तो मकसद ये होता है कि अखलाक के साथ, एहतराम के साथ अपने जो क्लाइंट है उसको डील करें। कहा कर्नल साहब तुसी हमें फ़िक्र कर दे हो, हमारा तो काम है कि जो है वो मंजिल पे गढ़े में डाल दें, बेशक वो जहन्नुम में जाए या मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहे हो तुम। ये एटीट्यूड
अब ऐसे एटीट्यूड के ऊपर आप उससे रद्द अमल की क्या तवक्के कर सकते हैं? क्योंकि देखिए बात ये होती है कि बाहर के जो मुल्क हैं, मैंने यूरोप के जितने भी ममालिक हैं उनकी, आई एम स्टूडेंट ऑफ रियल इस्टेट, जी जी, तो मैं उनकी भी मैंने जो है वो उनकी कारकर्दगी और उनका तरीक़ाकार भी मैंने स्टडी किया। अच्छा, चंद सवालात हमारे व्यूअर्स के आते हैं। जी जी जी, आप इजाजत दें तो वो भी मैं शामिल करता जाऊं साथ साथ। लेकिन ये है कि हाँ, नहीं, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। अपनी बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यानी जो अहम पैगाम है जो वफाकी हुकूमत के लिए भी है, फेडरल FBR के लिए भी है, और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनके लिए भी, कि खुदारा इस मसले को लाइटली ना लें, हल्का ना लें। इसकी रिपरकशन जो है बड़ी फार रीचिंग है। वो इसलिए कि जो पैसा बाहर से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए आता था, न सिर्फ वो रुक गया है बल्कि यहाँ से फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी इंतहा हो रहा है। इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल, एक मैं बात ख़त्म करने से पहले आप ये देख लें, 1 जुलाई से लेके आज तक स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया। क्या कोई नई इंडस्ट्री लगी हमारे मुल्क में? स्टॉक की तो पोजीशन उस तरह होनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद कॉरपोरेट कल्चर का डायरेक्टर रहा हूँ दवाइयों की कंपनी में, मुझे पता है। अच्छा, उसके बाद फॉरेन करेंसी जो है एकदम आगे बूस्ट मिल गया, गोल्ड और इस तरह की और जो यानी रियल एस्टेट के अलावा जो पैसे थे वो इधर उधर चले गए। तो इतना नुकसान जो होगा उसका फिर ये होगा कि वो तमाम फैमिलीज जिनका आपने और मैंने जिक्र किया वो भूखे मर जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बहुत वक्त है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कंसब, हमारे पास काफ़ी वक्त है और बहुत सारे मौजूआत हैं। जी जी, और मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी। यू आर मोस्ट वेलकम, मैं बिल्कुल तैयार होकर आया हूँ। जी, अच्छा, हमारे यहाँ रियल एस्टेट में जो लोग सरमायाकारी करते हैं उनके लिए एक बड़ा पेचीदा सूरत-ए-हाल या मसला ये है दस्तावेज़ात का, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स का। कंप्यूटराइजेशन के ऊपर बड़ा फोकस है। मुझे ऐसा बताया गया है कि सूबा पंजाब के अंदर काफ़ी हद तक कंप्यूटराइजेशन और वो जो जियो सर्वे वगैरह वो सब हो चुका है। और अब कोई एक अजीज़ जानने वाले गए थे झंग, उन्होंने वहां से बताया कि कंप्यूटराइज इतना हो चुका था कि निजाम पटवारी वाला काम, जी जी, पटवारी जो रजिस्ट्रार वाला काम है, इफ आई कैन अंडरस्टैंड करेक्ट, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो नुमाइंदा होंगे, तो वो काम निस्बतन आसान हो चुका है। जी जी, वहाँ पे आसान हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे क्यों नहीं? यही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो कब होगा, क्योंकि बहुत सारे सरमायाकार जो हैं। देखिए, मैं आपको इंतहाई माजरत के साथ, हम सिंध में बैठे हुए हैं और सिंध में हुकूमत जिन लोगों की है वो भी आप जानते हैं। अब ये तो हुकूमत वालों की मर्जी है, वो वहाँ इसलिए हो गया कि हुकूमत वालों ने कहा कि ये पटवार खाने के अंदर जो गन था वो उन्होंने कंप्यूटराइज से साफ कर दिया। यहाँ पे इसी तरीके से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बहुत बड़ा जो इन्वेस्टर और जो मतलब बहुत बड़ा काम करने वाला है, वो इस तरीके का काम करता है कि फर्स्ट क्रो के 33 साल की लीज़ है। एक दो किस्म की लीज़ होती है, एक तो 99 ईयर्स की लीज़ होती है, एक 33 ईयर्स की लीज़ होती है, या मरूसी जगहें होती है, मुख्तलिफ, जैसे मुख्तलिफ। यहाँ पे तो बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं। हकीकत में मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे इस तरीके का काम लोग कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि जो कानून का जो, यानी हालांकि लोगों को पता है कि, एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम करने वाला अगर उसके बाद 10,000 प्लॉट है तो वो 10,000 प्लॉट की बजाय 1 लाख प्लॉटों की फाइल मार्केट में ले आएगा। उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता, अगर फर्स्ट करो उसकी कीमत, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए है तो 3-3.5 लाख रुपए तक लेके चला जाएगा। जब इतनी कीमत हो जाएगी और भी एकदम, यानी उसके ये कागज के टुकड़े की है, ये कागज के टुकड़े की। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जो फाइलें खरीदता रहेगा, फाड़ता रहेगा, और एकदम जो है वो 3-3.5 लाख से वो जो अपनी जगह उसकी कीमत है उससे भी जो है माइनस तकरीबन 1,15,000 अगर उसकी कीमत है, या 1,65,000 है तो वो 65,000। सर इतने इशारे ना नहीं, आप समझ, वैसे बहुत सारी स्कीमें, ये मैं आपको बता दूं। नहीं, लेकिन ये तो जिसे कहना चाहिए ना कि मतलब एक इस्लामाबाद में उन्होंने, सर पंजाब में भी बहुत है ये वाला कल्चर है? ये वाला तो पंजाब में भी बहुत कल्चर है सर, सब जगह है, बहुत हाउसिंग सोसाइटी है। बता रहा हूँ पंजाब में इसी तरीके से है कि एक प्रोजेक्ट उन्होंने अनाउंस किया जिसकी की जमीन ही कोई नहीं थी, एनक्लेव, और उसके बाद फिर तबाह हो गए। हमारे कई रिश्तेदार जो हैं अरबपति से कबपति हो गए। तो ये इस किस्म की चीज़ें, जो आपके सवाल का जवाब है, यहाँ पे उस वक्त ये पटवार खाना जो है ख़त्म होगा जब ख़त्म करने वाले जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं
वो इसके ऊपर अमल करेंगे। सर वहाँ भी बड़ा मसला मैं आपको बताऊं, बल्कि कराची में तो ये मसला है संगीन, पर ये कि वहाँ पर तो बहुत ही संगीन इस वजह से है। पंजाब में वहाँ पे जब मैं लाहौर जाता हूँ तो अब तो ठोकर को भी ऐसे इंग्लिश मीडियम तौर पे कहते हैं ठोकर, कि बंदा लगता पता नहीं ठोकर नहीं न्यूयॉर्क सिटी ते गल हो रही है। पर वो ये कि वो मुझे ऐसे लगता है जैसे लाहौर सोराब गोट पर ख़त्म होगा और कराची जाके ठोकर न्याज बेग पर ख़त्म होगा, जिस हिसाब से एक्सपेंशन हो रही है। सर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं कर रहे? ये हॉरिजॉन्टल का क्या कल्चर बन गया है? हर शख्स बोलता है मुझे प्लाट ले दो। दुनिया भर में मैं जाता हूँ, कहीं पे एम्प्टी प्लाट का इतना बिजनेस नहीं है, बिल्ट अप प्रॉपर्टी का है। अमेरिका आपने देखा होगा, यूरोप में देखा होगा, वो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपना घर बिल्ड करें, बल्कि वो बिल्ट अप यूनिट खरीदते हैं। बिल्ट अप यूनिट और वर्टिकल कंस्ट्रक्शन कल्चर कब फरोग पाएगा आउटसाइड ऑफ अ सर्टेन रीजन? मतलब अर्बन तो है लेकिन अदरवाइज मुजाफाती इलाकों में इतना नहीं है, ऐसा मेरा ख्याल है। सकता गलत हो? नहीं, बिल्कुल आपकी जो सोच है वो बिल्कुल सही है। मुझे भी इत्तेफाक हुआ, पूरा वेस्टर्न यूरोप मैंने देखा और वहाँ पे भी वहाँ पे तो चूँकि बहुत ही जगह की कमी है। हमारे पास यानी अल्लाह ताला की करम नवाजी से जगह बहुत ज़्यादा है। अभी भी मेरा अपनी सोच है, आई हैव माई ओन माइंड, मैं तो फिक्र करता हूँ। अभी भी हमारे पास इतनी जगह वाफिर मकदार में मौजूद है जहाँ पे वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की अभी हमें इतनी शदीद ज़रूरत नहीं हुई। अभी हमारे नूरी आबाद है, नूरी आबाद में मैंने सर्व किया है। मैं आई हैड बिन मल्टीनेशनल कंपनी का भी मैं डायरेक्टर रहा हूँ और वहाँ पर भी एक कंपनी थी जिसका मैं यानी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन था। इतनी बड़ी जगह, पाकिस्तान की सबसे यानी बड़ी इंडस्ट्रियल इस्टेट हो सकती है। चुन्नियाँ और हतार इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं, बहुत जगह है। लेकिन वहाँ पे पालारी जो है वो डाकुओं के रोल में पेश होके भत्ता मांगते हैं वहाँ से। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारी पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स को हमेशा हमेशा सलामत रखे, जिन्होंने हमारे सूबे में और ख़ास तौर पे हमारे शहर में अमन कायम किया कुर्बानियाँ दे के। वरना हकीकत में मैं वो शख्स हूँ कि मैं आई एम ए वेरी सेलिब्रेटेड सोल्जर। मैंने जितनी भी जंगें हुई हैं वो लड़ी हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि अपने घर से जब मस्जिद मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाता था तो कोई भी मोटरसाइकिल आती थी इस तरह की या ऐसे सुबह के वक्त, तो मुझे खौफ आता था कि कहीं ये मुझे मेरी बिला वजह अब अपनी गोली मेरे ऊपर ज़ाया ना करे। तो इस लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तो ये जो ये सारी चीज़ें ठीक है। उसके अलावा और कई अवामिल है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। चीज़ ये है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है इसके अंदर 3 लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। एक तो हुकूमत वक्त है, ख्वाह वो वफाकी हो ख्वाह वो सूबाई हो। उसके बाद दूसरा वो एजेंसीज़ हैं जो कि हुकूमत वक्त के या सूबाई हुकूमत के जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे FBR है, जैसे फेडरल के अंदर FBR है, यहाँ पे सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, इस तरह के जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी है जी, जो जिसके। लेकिन अलमिया ये हुआ कि ये पॉइंट जो मैंने कहा था कि कोर्ट में जाएंगे, तो मेरे जहन में ये था कि इन्होंने FBR जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन टू जनरेट रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट करने का अदारा है। उसी को एवेल्यूएटर बना दिया। एवेल्यूएटर जो है वो तो अंग्रेज़ बादशाह के ज़माने से कलेक्टर होता था, डिप्टी कलेक्टर, और अभी भी हम ये कहते हैं कलेक्टर रेट। जो भी किसी जगह के को रेट होते हैं उसको अभी भी हम कहते हैं कलेक्टर, जिसको रेवेन्यू का इख्तियार हो उसको नहीं, वो जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का इख्तियार हो जिसे, वो एवेल्यूएटर नहीं बन सकता। उसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। 2013 जफर इकबाल झगड़ा जो आजकल गवर्नर है KPK का, उसका केस है जफर इकबाल झगड़ा वर्सेस FBR। सुप्रीम कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया कि FBR जो है वो एवेल्यूएटर नहीं हो सकती। पहली पेशी के अंदर ये पॉइंट उड़ जाएगा। मैं भी अगर खड़ा हूँ, छोटा वकील हूँ, तो मैं भी जो है वो FBR को आई कैन एक सिक्सर मार के जो है बाउंड्री से बाहर हम कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती, क्योंकि ये नहीं, वही वादी फारसी की एक मिसाल है कि गर हमी मुल्ला व हमी मकतब
कार तिरना तमाम ख्वाद शुद यानी तो ये चीज़। दूसरी एक और सबसे बड़ी चीज़ है कि तीसरी जो पार्टी है वो है इन्वेस्टर या अमूमन अवाम जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। इंतहाई माजरत के साथ, चूँकि हमारे रियल इस्टेट एजेंट मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, तालीम नहीं है उनको। तालीम जो होती है इट एनलाइटन्स योर माइंड एंड ब्रॉडन योर आउटलुक। उसकी कमी की वजह से अखलाकी तौर पे उस तरीके का बिहेवियर नहीं दिखाते जैसे कि करना चाहिए। टॉपे मारनी, टॉपिंग का मतलब ये है कि एक सौदा एक्चुअली 1 करोड़ का हुआ, एक ब्रोकर ने उस पर 1,10,000 कर दिए, 10 लाख कर दिए, दूसरे ने 1,20,000 कर दिए। अल्टीमेटली जब बायर और सेलर आपस में मिलते हैं तो बायर पूछता है जी आपने कितने का बेचा? वो कहते हैं जी मैं तो 1 करोड़ का बेचा। कहने लगे नहीं यार मैं तो 1 करोड़ 40 लाख का खरीदा। तो 10-10 लाख रुपए जो है वो इस तरह की जो मतलब ये है कि कोई एथिक्स एक होती है, प्रोफेशनल एथिक, वो चूँकि नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे चोर हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादातर वो इसलिए कि एजुकेशन नहीं उन्हें। सर यहाँ एक जाविया और भी, हमारे कुछ लोग ऐसे होते हैं जी मोस्ट वेलकम, जिन्होंने घर ख़रीदना होता है जी लेकिन आजकल रियल एस्टेट की प्राइसेस इतनी अनरियलिस्टिक, इन्फ्लेटेड, हाई और अनअचीवेबल, अनअटेनेबल स्टेटस अचीव कर चुकी हैं कि लोग जो हैं वो अब परेशान हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं। मैं एक वैसे आपको बात बताऊं कि तरीकाकार ये होना चाहिए कि 100 बेसिक सैलरी के ऊपर आपको एक हाउसिंग यूनिट मिल जाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर ऑन व्हाटएवर योर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड इज। बिल्कुल सही, आई एग्री विद। आज की तारीख में ये मुमकिन नहीं है, इट हैज बिकम अनरियलिस्टिक। सर अंग्रेज हंसता है कि एक मुल्क के अंदर ना पानी है, पानी टैंकरों में आता है, बिजली की अभी नहीं आ रही, गैस भी, यस सर्दियों के अंदर गैस का प्रेशर कराची में भी कम हो जाता है। इस माहौल के अंदर आप 1000 गज का बंगला 12, 14, 15 करोड़ रुपए का कैसे खरीदेंगे? 500 गज का बंगला, ये मैं तो एक वैसे बात बता रहा हूँ ना सर। जी। तो इसके अंदर इस किस्म के सिस्टम के अंदर किस तरह से ये प्राइसेस आ रही हैं समझ नहीं आ रहा। मैं वो आपका पॉइंट बहुत जबरदस्त है, बहुत यानी, लेकिन इसका जवाब मैं आपसे लूंगा चंद लम्हों के बाद। मैं ब्रेक लेनी है एक छोटी सी, क्योंकि तफसीली जवाब लेना है। मैंने आपसे जवाब दूंगा, मैं तैयार होके आया। बस मैं इस सवाल का आपसे जवाब लेता हूं, लेकिन मुझे लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद नाजरीन वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम प्रोफेसर कर्नल मोहम्मद ज़ाफिर जमील रिटायर्ड से, और बड़ी अहम गुफ्तगू सर जारी है। मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल किया था दोबारा दोहरा दूं, जो व्यूअर्स हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, कि बहुत सारे लोगों की अब रसाई नहीं है क्वालिटी हाउसिंग तक, क्योंकि महंगा बहुत। आपने बहुत ही अहम सवाल किया, और ये सवाल जो है हमारे अवाम की खुसूसन वक्त की ज़रूरत है। अब आप ऐसी जगहों पे, पॉश जगहें जिसे हम अगर कहें जैसे डिफेंस है या और ऐसी जगहें हैं, वहाँ तो हमारा आम आदमी इन एवरेज जिसकी इनकम हो वो तस्वुर ही नहीं कर सकता कि वहाँ पे। उसकी वजह मैं आपको एक मिसाल से साबित करता हूँ कि अगर हम डिफेंस फेज़ 5 में 500 गज का जो हम कराची की बात, कराची की मैं बात कर रहा हूँ, लाहौर में भी तकरीबन इतना ही होगा, लेकिन चूँकि कराची का हम कराची में हैं और कराची से मुझे आगाही है, तो यहाँ पे उसकी जो सेल डीड की जो कॉस्ट है इस वक्त, स्टैंपिंग वगैरह इतनी सारी इतनी महंगी हो गई है, वो तकरीबन 25 लाख रुपए है। कितने लाख रुपए? 25 लाख रुपए सेल डीड 25 लाख रुपए, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, फेज 5 में बात, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, सारी चीजें उसके अंदर जो है एडवांस टैक्स है। अच्छा, और क्या है? फाइलर जो है वो 2% देता है, नॉन फाइलर 4% देता है, स्टैंप ड्यूटी है 2%, सीवीटी है 2.5% और रजिस्ट्रार की फीस है 1%। तो ये सबको अगर हम मिलाएं, प्लाट जो है वो उसकी कीमत जो है ना मैं बाद में बताऊंगा, वो 5 से 6 करोड़ रुपए है। जी। तो उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन जो कि पहले से मुश्किल से 3, साढ़े 3 लाख, हद से हद 4 लाख में हो जाती थी, डिपेंडिंग ऑन दी कवर्ड एरिया। अच्छा, एक बात। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताऊं
कि जिस वक्त आदमी अपना घर अगर आप अपना घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदेंगे फेज 6 में, तो उसकी जो ट्रांसफर प्लॉट की ट्रांसफर कॉस्ट है 5 लाख रुपए आएगी। 5 लाख रुपए ट्रांसफर फी। DHA वालों ने भी जो है वो खाल खींचने की कोशिश करते हैं, वो उन्होंने इतनी बढ़ा दी है और चीज़ें मिला के 5। अच्छा, उसके अलावा अगर आप उसी घर पे, अच्छा एक चीज़ वो एडवांस टैक्स लेते हैं जो कि नहीं लेना चाहिए। फिर अभी आप और स्टेप आगे बढ़ें, अगर आप खुद अपने लिए, एक तो होता है कमर्शियल के तौर पे लोग बनाते हैं बिल्डर, एक अपने लिए अगर घर बनाएं, इफ़ यू मेक ए हाउस, तो उसकी पेपर की कॉस्ट जो है, पेपर जो मतलब ये तमाम नक्शा और ये सारी चीज़ें, वो तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए अब हो गई है, जो नया इन्होंने लेवी किया है। और इन्हें ऐसे होता है कि जिस वक्त आप प्लॉट खरीदते हैं, नक्शे के लिए देते हैं, तो आपको ए लीज मिलती है जी, मिलती है। जिस वक्त वो कंप्लीशन के ऊपर होता है और उस काबिल होता है कि उसके कंप्लीशन पेपर आपको मिले, तो आपको बी लीज मिलती है। तो बी लीज के हसूल के अंदर ये काम जो है 50 से 55 लाख रुपए में, जो कि इससे पहले 12 से 13 लाख रुपए में हो जाता था। अब आप अंदाजा लगाएं, तो रियल एस्टेट दबाव में है ना सर? ये रियल एस्टेट न सिर्फ दबाव में है, बिल्कुल ही यानी तबाही के दहाने पे खड़ी है। देखिए सर, इस वक्त असल में एक और कन्फ्यूजन आपके सामने रखता हूँ। ब्रोकर बेचारा परेशान है, वो वैल्यू गिरा नहीं सकता, बिकॉज ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ सेलर एंड पार्शली ऑफ द बायर एज वेल। आई एम जस्ट सेइंग, उसका कमीशन है ऑन वैल्यू। जी, वो खुद अपना उसका सेल्फ इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, चाहे वो कुछ भी कर ले, वो वैल्यू ज्यादा चाहेगा कि ज्यादा पे बिके, क्योंकि उसका कमीशन इससे डायरेक्टली रिलेटेड। ठीक है जी। सेलर जो है वो इन स्टेट ऑफ फ्लक्स है, इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो प्रॉपर्टी उसने इतनी महंगी खरीदी है उसकी वैल्यू के अंदर अचानक को इतनी रिडक्शन दिखा दे। बायर जो है कीन है कि मुझे चीज सस्ती मिल जाए, इसलिए सौदा नहीं बनेगा। नहीं सही है। ठीक है सर। अब हमारे यहाँ जो रियल एस्टेट है ना, वो एक जिसे कहते हैं कंफ्यूजन का शिकार हो गई है। किसी को समझ नहीं आ रहा, कोई कह रहा है वैल्यू गिरेगी, जब वो रियल एस्टेट एजेंट के पास जाता है, एजेंट अपने इंटरेस्ट की वजह से कहता है जी वैल्यू नहीं गिरी, सेलर कहता है जी मैंने बेचना ही नहीं, मैं जो इतने पैसों लगा के बैठा हूँ, मेरा कौन सी को कमर टूटती है, मैं रख के छोड़ दूंगा। एक मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे ही है ना? नहीं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जी। आप ये सुन के शायद हैरान हो, क्योंकि मेरा राब्ता पूरे पाकिस्तान से है। जाहिर है कि मैं इतने बड़े नेशनल चैनल पे आया हूँ, तो मैंने तकरीबन एक थोड़ा सा डेटा जमा किया है। इस यानी काले कानून को, अगर मुझे इजाजत दें, मैं इतना बड़ा कहूं, मैं नहीं कहूंगा, आप कहें, आप वकील हैं सर, मैं कह सकता हूं उसके तकरीबन 1200 डीलें जो हैं वो डिफॉल्ट में चली गई, यानी बयाने कैंसिल हो गए। बयाना वो ऐसे है ना, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। एक केस के अंदर मैं खुद भी वकील हूं, जिसके अंदर वो प्लॉट जो है वो तकरीबन 98 लाख में, तकरीबन 1 करोड़ में, मतलब ये है कि 10 बयाना हुआ उसका और 10 करोड़ में वो बिका। अच्छा, 10 करोड़ में बिका। बायर जो था हमारा, जिसका मैं यानी मतलब ये है कि केस लड़ रहा हूँ, तो बायर ने जो है वो हमें एक टाइम फ्रेम दिया। उसने कहा जी मैं ओवरसीज बायर हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते टाइम होता है, मैं 5 हफ्ते दे दूँगा। उस 5 हफ्ते के अंदर जो मैंडेटरी एक रिक्वायरमेंट होती है GHQ से, जो अलॉटेड प्लाट होता है उससे GHQ की NOC लेनी होती है। अब अनफॉर्चुनेटली वो बदकिस्मती सेलर की कि वो ट्रांसफ़र लेटर और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमारे पास है, लेकिन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो है वो NOC फ्रॉम GHQ नहीं हुआ। बाहर ने कहा जी मैं तो नहीं लेता। वो किस वजह से कि वो 10 करोड़ की चीज़ इस वक्त 7 करोड़ 7.5 करोड़ की आएगी। इस तरह के केसेस जो है देर आर 1200 ऑल ओवर पाकिस्तान। तो उसने कहा मैं क्यों अपना नुकसान करूं, मैं क्यों वो चीज़ जो कि अब मार्केट के, हालांकि सेलर तो कहता है भी ले लें आप, वो ठीक है जी हमारी कोई गलती नहीं है हमें जी। उन्होंने कहा नहीं जी, एक टाइम सेटल टाइम फ्रेम में आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं। इस तरह के केसेस में ये मतलब ये है ना कि अच्छा, अब एक और चीज़ ये है, ये तो बयाना ज्यादा था, वैसे लोग कम बयाने पे भी करते हैं। नहीं, बयाने तो फोरफिट हुए हैं, 5 लाख 10 लाख बयाने की तो मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है। हालांकि ये भी इन्फ्लेटेड मार्केट है हकीकत में। जो आपने जो सवाल किया वो बड़ा समझदारी का सवाल था, वो ये कि क्यों इतनी ज्यादा हुकूमत वक्त ने इसको इन्फ्लेट किया। पुराने जमाने के अंदर मैं खुद जिस घर में रहता हूँ,
मैंने वो उसका प्लॉट 600 गज था, लेकिन अल्लाह पाक ने उसमें बरकत डाली, वो 800 गज हो गया। वो तकरीबन मैंने 1.5 लाख रुपए का खरीदा, जो कि वहां पे अब 300 गज का प्लॉट 4-4.5 करोड़ रुपए का है जी। देखें तो कितने एक लिहाज से तो इसके अंदर हुकूमत अगर चाहे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से ये इन्होंने हथौड़ा मार दिया है, इसी को थोड़ा सा जो है अफहाम व तफहीम करके, मतलब ये है कि जो जेन्युइन किस्म के जो लोग हैं जिनको इस काम की समझ है, उनको बुला के उनसे पूछें कि भाई तुम्हारी तकलीफ क्या है। और तकलीफ, सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि दो किस्म की इन्वेस्टमेंट होती हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, 1 साल 2 साल, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लेता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टर है वो मुल्क से भाग गया है, अब कौन खरीदेगा। सर एक छोटा सा कंटेंशियस इशू था। जी जी। एक रिटायर्ड ऑफिसर ने शायद प्रोग्राम देखते हुए मैसेज भेजा है। जी जी जी। लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया। उन्होंने कहा कि जो कर्नल साहब आए हैं तो उनसे ये बात पूछें कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ तबकात, मुख्तलिफ तंजीमें, सियासतदान वगैरह और जितने भी लोग हैं जो ख़ास तौर पे मीडिया पर भी और अदरवाइज़ भी बहुत तनकीद करते हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे, हमारे इदारों पर, वो DHA में फिर प्लॉट क्यों लेते हैं, रहते हैं यहाँ क्यों हैं? वो मतलब ये जो है ये दिस इज मेंट बिल्ट एंड मैनेज्ड बाय आवर मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तरफ तो पब्लिक के अंदर इनके ऊपर तनकीद करते हैं और दूसरी तरफ घर यहीं पे लेते हैं। ये क्या बात हुई? नहीं, उसमें देखिए ना, उसकी वजह ये है तनकीद नहीं फिर करने दें इनको। उन्होंने कहा जो तनकीद करते हैं फिर उनको यहाँ नहीं। उन रिटायर्ड जो अफसर है उनके शायद जज्बात थोड़े गर्मा गए, आपने 3-4 दफा नाम लिया। उनको मेरी तरफ से गुड विशेस दे। मैं खुद भी डिफेंस में रहता हूँ जी। डिफेंस जो है ना, एक और भी बात मैं जो बताना चाह रहा था, एक मैंने ब्रेक के अंदर मैंने किसी साहब का नाम लिया था। हकीकत में मैं आपको बताता हूँ कि कितनी भी तनकीद कर लें जो सिविलियंस हैं, मैं माजरत के साथ सिविलियन वर्सेस वर्दी वाले, DHAs ने इस मुल्क के अंदर वो काम किया है। ये मैं फख्र से कहता हूँ। मेरे वालिद भी मेंबर थे DHA के, बहुत सीनियर मेंबर थे, मिलिट्री अकाउंट्स के थे वो। ये वो जगह है जहाँ पे लोगों को एतबार है, मैं मानता हूँ। और यहाँ पे मतलब कोलेटरल एक होता है कानून के अंदर, इसके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बैंक जो है वो खुशी से आपको माजरत के इन्वेस्टमेंट आती है सर, वो फौरन तो आपको लोन दे देगा, बहरिया टाउन पे नहीं देगा। ये भी मैं आपको बता दूं सर, नाम किसी का ना लेना, लेकिन ये हकीकत है। वो इसलिए कि उनका अपना स्टेटस है, उनका अपना स्टेटस भी है, इसलिए कि इस DHA को रूल जो है ना एक तरीके से GHQ इज कंट्रोलिंग। देखिए मैं आपको अच्छा एक चीज उन्होंने और लिखी है, मिस ना हो जाए, वक्त हमारे पास कम है। उन्होंने कहा है कि ये गालिबन तमाम ही उन्होंने जो हमारे यहाँ एस्टेट के बारे में ये बात की है, उन्होंने कहा है लोगों ने अपने घरों के बाहर जो VIPs हैं उन्होंने कुछ एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, 1, 2 उन्होंने ये कहा है कि एक्सटेंसिव सिक्योरिटी यूटिलाइज कर रहे हैं जिसकी वजह से पीसफुल फैमिलीज डिस्टर्ब हो रही हैं, जिसमें कुछ रिटायर्ड, कुछ सर्विंग, कुछ मतलब ये कि उनका ये एक्स सर्विसमैन भी हैं, कुछ सर्विंग भी हैं, और उसके अलावा कुछ अच्छे पीसफुल लोग हैं जो रेजिडेंट्स होते हैं एरिया के, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। ऐसे कभी नहीं हुआ। बैरियर्स आ गए हैं जो कि बैरियर्स नहीं आने चाहिए। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसेज जो हैं वो खुल गए DHA के अंदर। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जरा माजरत के साथ, बड़ी माजरत के साथ, मैंने कोई मैं हाथ जोड़ के सॉरी सवाल, आप हाथ ना जोड़े, मैं भी उनके साथ शामिल हूँ। आप भी शामिल? मैं उसमें मुझे भी तकलीफ होती है, आई एम ऑल्सो सफरिंग। मैं आपको बताऊं कि उसकी वजह देखिए ना, एक चीज मैं बताता हूं कि अनफॉर्चुनेटली हमारी पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, उनके ऊपर थ्रेट है वो। अब हर SP, मैं दावे से कहता हूं, कहीं पे भी चले जाएं, डिफेंस फेज 4 में आ जाए, हर SP के घर के आगे एक टेंट लगा हुआ। हर जज, रिटायर्ड जज, एक जज साहब जो है वो मरे हुए भी उनको तकरीबन 15-20 साल हो गए, अभी भी टेंट उनके आगे लगा हुआ है। तो ये तो गलत चीज़ है। देखिए ना, एक स्वीडन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बगैर किसी उसके जो है साइकिल पे जा रहा था, नहीं, वो शॉट डेड। तो यहाँ तो ये इस काबिल ही नहीं है हमारे लीडर जो है, वो डरते हैं कि क्योंकि उन्होंने निकम्मा काम कुछ भी नहीं किया। नहीं सर, लेकिन उन्होंने कमर्शियल एस्पेक्ट को डिस्कस किया। उन्होंने कहा हमारी रियल एस्टेट वैल्यूज कम हो रही हैं। जिन गलियों के अंदर कोई VIP आ जाता है उनके बाकी प्लॉट बिकते नहीं है सर। वो कहते हैं रोड ग्रीवेंस की वजह से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इफेक्ट हो रही है। मैं उस जो भी साहब हैं, आई एम विद हिम, नाम उन्होंने कहा लेंगे, हाँ, यानी everyone is suffering, everyone is suffering। ये देखें ना, वो क्यों
उसके अलावा फिर ये होता है, जबकि एक नोटिस भी आया है कि जी नो पॉलिटिकल ऑफिसेज विल बी अलाउड इन रेजिडेंशियल एरियाज, दे शुडंट बी अलाउड इन रेजिडेंशियल नहीं होने चाहिए, ये तो जुल्म की बात है। और उसके अलावा एक और भी यहाँ मैं कहता चलूँ, फौजी होते हुए लेकिन ये कि DHA और ये कैंटोनमेंट कोई तनकीद ना कर देना, मुझे बंद कर देंगे वो। नहीं करूँगा, मैं एक हकीकी बात बताऊँगा। मैं ये अरबाब इख्तियार को दरख्वास्त करता हूँ कि 10 कमर्शियल में मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे एक चक्कर लगा लें। ऐसा लगता है कि जहाँ पे बिल्कुल ही यानी कूड़े का ढेर लगा हुआ है, न बिजली है न पानी है, सिक्योरिटी भी जो अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी तो बेहतर हुई है, ये रेंजर्स और आर्मी की जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे हमारे सिपह सलार राहिल जनरल राहिल शरीफ को। एंड आई स्टिल मैंने सलूट कर दिया, आई एम द बिगेस्ट फैन, आई आल्सो सलूट हिम। ही इज़ अ वेरी फाइन पर्सन, और उसको अगर सही तरीके से काम करने दे, हकीकत में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आई एम फेमस लाउड माउथ हूँ, मैं आर्मी में भी मुझे कहते थे, लेकिन यह है कि उसको अगर सही तरीके से काम करने, या रेंजर्स को सिंध में और कराची में सही तरीके से सर, और हालात में। लेकिन सर मैं एक जो जिस चीज़ की तरफ मैंने इशारा किया, ये मैं सिर्फ इसके बारे में बात नहीं करूँगा को बहुत सारे लोग कहेंगे इट्स सेंट्रिक टुवर्ड्स वन, बट इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम इन कराची दैट मैनी हाउसिंग स्कीम्स फेस दिस प्रॉब्लम दैट इन रेजिडेंशियल एरियाज़ व्हेन इन्फ्लुएंशियल पीपल स्टार्ट, मैं बड़ी मोहतात अंदाज में बोल रहा हूँ, जब इन्फ्लुएंशियल लोग आ जाते हैं तो उनकी वजह से रेजिडेंट्स डिस्टर्ब होते हैं, रियल एस्टेट प्राइसेस जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, उस गली की, उस इलाके की, उस जगह की बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट प्राइसेस जो हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। तो लोगों का माशी जो आप कहना, मैं कहूँगा तहफ़्फ़ुज़ करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी, इसलिए हम कोशिश करते हैं। तमाम की बात कर रहा हूँ, किसी मेरे कुछ अजीज सिक्योरिटी ख़ैबान मुजाहिद के ऑफ गलियों में रह रहे हैं, वहाँ पे हमारे एक अल्लाह ताला खुश रखे एक वज़ीर साहब हैं, उनकी उस गली की बिजली नहीं जाती, ये भी एक फ़ायदा है। कुछ देखो ना, किसी चीज़ के नुकसान भी होते हैं और कुछ फ़ायदा भी है। बिजली भी नहीं जाती, पानी भी आता है लाइन से। अच्छा। ये फ़ायदे हैं वहाँ पे इन लोगों के। लेकिन ये हकीकत है कि जो VIP कल्चर है अनड्यू, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं, भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है। एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, यानी मुझे कोई मेरे अपने एक अजीज़ जो हैं वो रिटायर्ड IG हैं, तो मेरी पुलिस वालों से न सिर्फ दोस्ती है बल्कि हमारी रिश्तेदारी भी है। एक SP जो है वो कराची से बाहर ड्यूटी दे रहा है, लेकिन मुस्तकिल 10 साल से हमारी कमर्शियल स्ट्रीट के अंदर 6 पुलिस वाले जो है उसके घर की हिफाजत कर रहे हैं। सर कहीं मैं मौजू से हट ना जाऊं, फिर मैं मौजू से हट ना जाऊं, मौजू बहुत तवील था, बात बीच में इस वजह से उठाई क्योंकि चंद हम अपने नाजरीन के जो भेजे सवालात होते हैं हम उन पर भी बात करते हैं। किसी इदारे पर कतई कभी कोई तनकीद नहीं, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर बहुत बड़ा सरमाया लगा हुआ है पूरे पाकिस्तान का, ना सिर्फ के कराची में, और ये तमाम ऐसे हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जिनकी देख रेख मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, देख रेख जो है वो हमारे बड़े प्रेस्टीजियस इदारों के अंडर होती है, तो फिर ज़ाहिरी बात है ज़िम्मेदारियों में इजाफा हो जाता है, वो किसी की तरफ कोई तनकीदी। और इसके अलावा सिविलियन भी जो जितने इलाके हैं उन सब का तहफ़्फ़ुज़ भी करना अच्छे से, वो भी बहुत ज़रूरी है। रियल एस्टेट प्राइसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अच्छा। हमारे पास वक्त कम था, लेकिन आपसे बात हुई है, आगे आने वाले हफ्ते के अंदर फिर से हम बात करेंगे। जी बिल्कुल नहीं, तिश्नगी रह गई, बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाइए, तो आगे आने वाले दिनों के अंदर हम बात करेंगे। हमारा वक्त खत्म हो गया, चलिए कोई बात खत्म हो गया। जनाब प्रोफेसर कर्नल मोहम्मद जाफिर जमील साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए। आप एक सर्विसमैन होने के नाते आपने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई, उसके अलावा भी आपने एज ए लॉयर भी हमें बहुत सारे पेचीदा मौज़ूआत की एक्सप्लेनेशन दी, और रियल एस्टेट के भी कुछ सवालात हैं, बहुत बेतहाशा सवालात हैं। अब मैं इनके साथ वैल्यूज़ पे बातें करूँगा, वैल्यूज़, एप्रिसिएशन वगैरह दीगर चीज़ों के ऊपर, और कुछ जो चीज़ें आज की रह गई उस पर भी बात करेंगे। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।